गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर के। लास्ट क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था वो था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। उसमें एक आता है पब्लिक फैसिलिटीज, और मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का हम काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ अदर फैसिलिटीज भी काउंट किए जाते हैं। वो आता है इनकम के बाद का क्राइटेरिया आता है। उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके बारे में बताया था मैंने। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है उसमें देखना है दो बातों पे। पहला है बीएमआई और दूसरा हमारा है एचडीआर। कोई व्यक्ति जो एडल्ट है वो अंडर नूरिश्ड है या नूरिश्ड है, इसका मेजरमेंट करने के लिए एक छोटा सा आप खुद अपने घर में कर सकते हैं, वो प्रोसेस है, उसको मैं बताने जा रहा हूं कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि पर्सन इज अंडर नूरिश्ड और नूरिश्ड। उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म हुआ बॉडी मास इंडेक्स। बी से बॉडी, एम से मास, आई से इंडेक्स होता है। और ये जान लीजिए ये ग्रोइंग चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द एडल्ट्स। केवल एडल्ट पे एप्लीकेबल है, ग्रोइंग चिल्ड्रन पे नहीं होता। कैसे कैलकुलेट करते देख लीजिए। किसी व्यक्ति का वेट केजी में मेजर कर लेते हैं, कितने केजी में है। उसी व्यक्ति का हाइट मेजर करते हैं मीटर में, और उस केजी में हाइट के स्क्वायर से डिवीजन करने पे एक रेशियो आता है, एक रिजल्ट निकल के आता है, उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए आप वेट करते हैं किसी व्यक्ति का, मान लीजिए उसका वजन 85 केजी है और उसकी हाइट 1.83 मीटर है। इसके स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं। ध्यान देना है, हाइट के स्क्वायर से केजी में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद अगर रिजल्ट फिगर लेस देन 18.5 से नीचे आता है तो वो क्या होगा, अंडर नूरिश्ड होगा। यहाँ अंडर नूरिश्ड मतलब होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। देयर इज समथिंग लैक इन द पर्सन, बॉडी ऑफ द पर्सन। कुछ लैकनेस है उसके बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर, उसको कहा गया अंडर नूरिश्ड कहा गया। प्रॉपर ग्रोथ उसका नहीं हो पाया। लेकिन वो कब, जब ये फिगर आपको अगर आता है 18.5 से नीचे, ध्यान देना, अंडर नूरिश्ड कहा है। फिर उसी तरह अगर इसका रिजल्ट डिवीजन के बाद मोर देन 25 आता है, मोर देन 25 आता है, तो आप इसको कह सकते हैं ओवरवेट कर सकते हैं। तो ओवरवेट भी एक तरह से सिग्निफिकेंस नहीं है हेल्दी पर्सन का। ओवरवेट एक तरह से आप कह सकते हैं वो व्यक्ति ओवर यूज्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंज्यूमिंग गुड्स का ओवर यूज उसने किया है, तो वो ओवरवेट में आ गया। ओबेसिटी से अफेक्टेड, मोटापे से परेशान, तो उस व्यक्ति को ओवरवेट में करेंगे, वो भी हेल्दी नहीं होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बॉडी मास निकालने का आप अपने घरों में निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रफली कि आपके फैमिली मेंबर में जो एडल्ट पर्सन है वह नूरिश्ड है या अंडर नूरिश्ड है। तो उसके लिए फिर बताया मैंने, बॉडी मास इंडेक्स निकालना पड़ेगा। वेट इज डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर, और जो रिजल्ट अगर आता है लेस देन 18.5, द पर्सन इज अंडर नूरिश्ड, एंड if the result is more than 25, the person is overweight and affected by the obesity. तो ये आपका हो गया बॉडी मास इंडेक्स निकालने का। और ध्यान देंगे ये ग्रोइंग चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल नहीं है, एडल्ट पे। इस तरह करके घर में आप निकाल सकते हैं, एक हेल्थ इंडेक्स निकाल सकते हैं अपने घर में। दूसरा है एचडीआर।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो क्राइटेरिया में अपनाती है ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के बारे में, वह भी सेम क्राइटेरिया है जो मैंने आपको पहले बताया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए पहला हेल्थ है, पहले हेल्थ को देखा जाता है कि प्रॉपर हेल्थ है या नहीं, अंडर नूरिश्ड है या ओवरवेट है। दूसरा है उसका एजुकेशन फैसिलिटी, जिसमें आपको 14-15 ईयर्स तक के बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। और तीसरा है इनकम ऑफ द कंट्री या फिर पर कैपिटा इनकम जिसको आप कर सकते हैं। इस तीनों क्राइटेरिया पे कैलकुलेट करने के बाद ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाले जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। और तब अभी आपको कंपेयर करते हैं कि यूएनडीपी कंपेयर करती है किन किन चीजों पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और इनकम वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के देश के बारे में बता रहा हूं। तब जाकर वो रेशियो निकालती है कि कंट्रीज डेवलपिंग और अंडर डेवलप। चलिए 2004 मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आप बुक्स इकोनॉमिक्स का बुक नया रखेंगे। नए बुक्स में न्यू रिकॉर्ड्स आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं रिकॉर्ड्स में, तो न्यू बुक में ऊपर डाटाज वगैरह न्यू आते हैं, इसलिए आप न्यू रखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं जो ओल्ड रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। 2004 का देख लीजिए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान, इस 4 कंट्री का कंपेयर किया गया यूएनडीपी के थ्रू। कंपेयर किसमें किया गया? पर कैपिटा इनकम। पहला बताया ना कि डेवलपमेंट का पहला जो क्राइटेरिया है वो इनकम ही है, पर कैपिटा इनकम। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मृत्यु दर जिसे कहते हैं। अब देखिए मृत्यु दर जो आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया। अगर कोई कंट्री अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देती है अपने पब्लिक को, तो उसका क्या होगा, उस कंट्री के ह्यूमन बीइंग का डेथ करने का जो एज होगा उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहते हैं वो मोर होगा, अधिक होगा। जैसा कि आप देखते हैं जापान में, जापान का एशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, 74 या उससे भी ज्यादा है उसका। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है उस देश के एवरेज पीपुल का डेथ रेट, डेथ कितने साल पे होता है उसका एवरेज निकाला जाता है, तो उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। लिटरेसी रेट पे भी काउंट किया जाता है, 15+ ईयर का, 15 साल से ऊपर के ईयर का। इनरोलमेंट इन स्कूल, बच्चे कितने इनरोलमेंट होते हैं स्कूल में, इस पे काउंट होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पे काउंट होता है। वो कंपेयर कैसे किया था आगे देखते हैं सामने। श्रीलंका का देखिए पर कैपिटा इनकम 43, ये कब का रिकॉर्ड है? 2004 का। आपके बुक में डिफर करेगा, इसलिए मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं, इसको आप डाटा न्यू अवेलेबल करवाएंगे अपने बुक में, आप न्यू बुक आप लेंगे में से। 4390 है उसका पर कैपिटा इनकम। एक्सपेक्टेंसी देखिए 74 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एक जीवन जीने का जो एज है वो निकाला गया इसमें। लिटरेसी रेट भी देखिए 91 है। इनरोलमेंट इन स्कूल 69 एंड HDI 93। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन तैयार करता है? यूएनडीपी तैयार करता है। अब आइए इस इंडिया में देखिए पर कैपिटा इनकम मामले में 2004 में इंडिया इससे बहुत पीछे था, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास पीछे था। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इंडिया उससे पीछे, लिटरेसी रेट में भी इंडिया उससे पीछे, इनरोलमेंट में रेशियो में भी पीछे, एंड HDI में 9.26 पे है। ये जो रेट होता है ये डेवलपमेंट रेट होता है। इसमें क्या होता है, जिसका सबसे कम होता है उसका रेशियो, वो अच्छे डेवलप काउंट होते हैं। अब 93 और 126 में कंपेयर करेंगे तो ये इसका ये अच्छा होगा, ठीक है। तो इन कंपेयर टू श्रीलंका और इंडिया अगर आप देख लेते हैं तो श्रीलंका
का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए कितना है, ये 93 पे है, मीन्स इंडिया से वो अच्छा है, अच्छे रैंक पे इंडिया से वो। अब आ गई म्यांमार का। म्यांमार में देखिए क्या है इसका 1027 जस्ट क्या है ये पर कैपिटा इनकम 1027। इसका एक्सपेक्टेंसी देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 61, लिटरेसी रेट 90, एनरोलमेंट 48, यहाँ पे बहुत पीछे है ये। अंडर एचडीआई में इंडिया से भी ये दूर है। पाकिस्तान का देखिए 2225 इसका पर कैपिटा इनकम, एक्सपेक्टेंसी 63, इंडिया से भी पीछे है। और आप देख लीजिए लिटरेसी रेट में बहुत पीछे है, एनरोलमेंट बहुत पीछे है। इसके कारण इसका रेट कितना हो गया 134 रैंक पे ये चला गया। तो इस तरह कंपेयर करके ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है और किसी कंट्री का डेवलप होना, अंडर डेवलप होना या डेवलपिंग रेशियो में आना इस तरह निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वह सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इन शॉर्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरमेंट को विदाउट डैमेज किए। छोटा सा एग्जांपल इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी वर्ल्ड के डिफरेंट डेवलप्ड कंट्री हैं, दे आर यूजिंग द रिसोर्स, आप यूजिंग नहीं कहिए, दे आर ओवर यूजिंग द रिसोर्स ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पे जो डेवलप्ड कंट्री है उसका ओवर यूज कर रहे हैं और साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो ये जो डैमेज, एनवायरमेंट जो डैमेज होता है इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता। रिसोर्स तो आपने उसको यूज किया, लेकिन जो आपने एनवायरमेंट को डैमेज किया वो बाउंड्री नहीं उसका है। यूएसए मैक्सिमम रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि केवल यूएसए के एनवायरमेंट ही डैमेज हुए। एनवायरमेंट का डैमेज ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाता है। तो निकल कर सामने बात ये आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट का मेन एम होना चाहिए इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग के लाइफ को इंप्रूव किया जाना, उसके क्वालिटी को डेवलप किया जाना, मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, 2 बार, और इसे आगे के जनरेशन भी बचाकर भी रखा जाना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड का जो भी रिसोर्स है उसको जितनी रैपिडली यूज कर ले और अपनी कंट्री को डेवलप कर ले, जिसके कारण वर्ल्ड के जितने भी एनवायरमेंटल है, वर्ल्ड के डिफरेंट, वो सारे डैमेज हो जाते हैं और फॉर द फ्यूचर जनरेशन रह नहीं पाता है रिसोर्सेज। ठीक है, साइंटिस्ट 20वीं सेंचुरी में ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी किया था। जो प्रेजेंट जो डेवलपमेंट का रेशियो है, जो अभी जो वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट का रेशियो है, मीन्स आप कह सकते हैं यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट का होगा, मैक्सिमम रिसोर्स को यूज करने से, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्स से होगा, तो क्या होगा, सस्टेनेबल नहीं है। साइंटिस्ट का ये थ्रेटनिंग है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल नहीं है। मीन्स हम अपने ह्यूमन बीइंग के लाइफ को तो क्वालिटीफुल बना रहे हैं, लेकिन फॉर द फ्यूचर जनरेशन हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सारे खत्म हो जाएंगे और आने वाले जनरेशन में कुछ बचेगा नहीं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए ग्राउंड वाटर के रूप में। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है और जब ये समर का सीजन आता है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में, तो देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसका मेन कॉज क्या है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। लेवल ऑफ वाटर जमीन के अंदर वो धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाता है। ये रिजल्ट इसका है, किसका, ओवर यूज ऑफ रिसोर्स और नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये रिजल्ट। परिणाम इसके क्या आएंगे, देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। जो हमारे वर्ल्ड का एनवायरमेंट टोटली डिग्रेड कर जाएगा और लास्टली वो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए और ह्यूमन बीइंग के सस्टेन के लिए, ह्यूमन बीइंग के रहने के लायक नहीं रख पाएगा।
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर लास्ट हो गया और इसका फर्स्ट। ओके, थैंक यू।